तो हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज के ऊपर है। और यार आपको तो पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो यार इस चैप्टर में भी हम वही करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक तो हमें समझना है कि पीपल एज रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमें समझना है ह्यूमन कैपिटल क्या चीज़ है और क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी कंट्री में होता है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी, जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी। उसके बाद हमें समझना है कि एक आइडल पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या होना चाहिए, मतलब एक आइडल पॉपुलेशन के पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यार देखो, शुरुआत करते हैं हम पीपल एज रिसोर्सेज के साथ। अब अगर आपके पेरेंट्स आपको कह दे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा, तो यार समझ जाओ कि अब तुमसे सच में कुछ ना हो पाएगा और अब तुम बन चुके हो अपने फैमिली के लिए एक बोझ। अब भाइयों दिल पे मत लेना, ये बस तुम्हें समझाने के लिए था। इकोनॉमिक टर्म पे ना इसी बोझ को जो हम फैमिली के लिए बन जाते हैं कभी कभी, उसे हम कहते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक्स ऐसा ही है, थोड़ा हट के अलग सब्जेक्ट से, ठीक है, जिसे हमें समझने के लिए थोड़ा हट के एग्जाम्पल्स भी लेना पड़ता है। बट जनरली हम अपने फैमिली के लिए कोई लाइबिलिटी यानी कि बोझ नहीं होते हैं। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हर एक चीज करते हैं जिससे कि हम खुश रहे और हम फिजिकली और मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग रहे, जिसके लिए वो हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपरली प्रोवाइड कराते हैं। तो यार इसी चीज को कहते हैं एसेट्स। ठीक है, मतलब हम अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या है, एसेट्स है, मतलब वैल्यूएबल चीज है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से पीपल एज रिसोर्सेज के अंदर में कहा गया है जो किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है ना, वो उनके लिए लाइबिलिटी नहीं होता है, वो उनके लिए एसेट्स होता है। अब वो एसेट्स कैसे बनता है उसके ऊपर सवाल है। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल, मतलब हमें एसेट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब यार अगर हमें पेरेंट्स बस जन्म दे के रख दे और हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड ना करे तो क्या प्रोडक्टिव होंगे? कभी नहीं होंगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी जब तक हमारे अंदर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, मतलब हमें एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक हम ह्यूमन कैपिटल नहीं बन सकते। हम एसेट्स तो होते हैं, मतलब हमें काम की चीज़ तो होता है, पर हमें सही तरीके से इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा ना। तो जब इस्तेमाल किया जाता है तब हम बन जाते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो यार अब हम समझ लेते हैं ह्यूमन कैपिटल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जो किसी भी पर्सन के अंदर में जो नॉलेज होता है, स्किल होता है और जो एक्सपीरियंस होता है, जिससे वो अपने कंट्री के इकोनॉमी के लिए और कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूशन कर पाए, उसे कहता है ह्यूमन कैपिटल। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो चलिए अब हम समझते हैं थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगर एग्जाम पे आपको आ गया व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप बता देना इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, मनी मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम अपने नेशनल इनकम जो होता है कंट्री का, उधर वैल्यू एडिट करते हैं, मतलब उस पर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर डिवाइड किया गया है 3 सेक्टर्स में। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। अब एक एक को समझ लेते हैं। अब यार प्राइमरी सेक्टर के अंदर में मेन एक्टिविटीज जो आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड ETC। ठीक है, उसके बाद आ जाए हम सेकेंडरी सेक्टर पे। तो सेकेंडरी सेक्टर पे मेनली होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, और थर्ड सेक्टर जो होता है वो है टर्सरी सेक्टर, जिसके अंदर में आता है ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ETC। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब इस चैप्टर का फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब क्या होता है एग्जाम में कभी कभी मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की जगह में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आ जाता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखो बेसिक डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर जो मार्केट एक्टिविटीज़ है उनमें आपको क्या मिलता है, काम करने से पैसा मिलता है। ठीक है, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको कोई पैसा रिलेटेड काम नहीं होता। ठीक है, आप कुछ भी काम कर दो उसके बदले में आपको कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, बट यार इकोनॉमिक इतना सिंपल तो है नहीं, हमें इन्हें 3 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं उसे। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि मार्केट एक्टिविटीज के अंदर में हम वैल्यू एडिट करते हैं अपने नेशनल इनकम के अंदर में, और
नॉन मार्केट एक्टिविटीज में हम कोई वैल्यू एड नहीं करते अपने नेशनल इनकम के अंदर में, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट एक्टिविटीज होता है वो होता है मेनली प्रॉफिट के लिए और सैलरी के लिए, बट नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो होता है वो होता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब जो अपने लिए, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम्पल होता है मार्केट एक्टिविटीज का, जैसे कि फार्मिंग हो गया, जॉब्स हो गया, गवर्नमेंट और बिजनेसेस हो गया। देखिए जो मार्केट एक्टिविटीज का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो जो हमारे फादर है जो कि कमा के लाते हैं हमारे लिए, तो वो है मार्केट एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होता है वो होता है हाउस वाइफ, मतलब जो हमारे मम्मी होते हैं, ठीक है, जो घर में रहता है, जो दिन भर काम तो करते हैं बट उनको हम कोई पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। तो यही है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। समझ रहे हो आप? तो देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि एक कंट्री के लोग कितने पढ़े लिखे हैं और उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है। अगर किसी कंट्री के लोग ज्यादा लिटरेट होते हैं यानी कि ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और उनका हेल्थ कंडीशन भी बेटर होता है, तब उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ना वो भी हाई होगा। वहीं पे अगर एक देश के लोग अनपढ़ रहते हैं, मतलब इलिटरेट रहते हैं और उनका हेल्थ कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं रहता है, तो क्या होता है उसका ग्रोथ रेट जो होता है इकोनॉमी का वो भी लो रहता है। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छा ना हो तो वो एक देश के लिए लाइबिलिटी बन जाता है, यानी कि बोझ बन जाता है। वहीं पे अगर एक देश का क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छा हो तो वहाँ के लोग उनके लिए एक प्रोडक्टिव एसेट्स बन जाता है। क्लियर है आपको ये चीज़? तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को बेटर से बेटर कर सकते हैं। तो देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ के ऊपर फोकस देना पड़ता है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर का रोल क्या रहता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन का, तो अगर हमें मिले प्रॉपर एजुकेशन, इससे हम सोसाइटी के लिए भी काम आ सकते हैं और साथ ही साथ एजुकेशन के हेल्प से हम प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करके अपने इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने कंट्री के गवर्नेंस में भी इफिशियंसी ला सकते हैं। मतलब ये जो करप्शन देखते हैं आप, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स होता है, इन सबको भी रोक सकते हैं अगर हम रहे एजुकेटेड। और यही सारे चीज़ों की वजह से हमारे पेरेंट्स हमसे अक्सर कहता है बेटा पढ़ लिख लो, जिससे अपने लिए भी काम आओगे, अपने सोसाइटी के लिए भी काम आओगे और अपने देश के लिए भी काम आओगे। तो यार अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब यार गवर्नमेंट ने इतने सारे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को देखते हुए कुछ स्टेप्स लिया है। अब ऐसा क्या स्टेप्स लिया है जिससे कि वो एजुकेशन को इनकरेज कर सके और प्रमोट कर सके अपने लोगों के बीच। तो पहला तो इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया, जिसके अंदर में 6 से लेके 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उन्हें कंपलसरी कर दिया गया एजुकेशन और फ्री कर दिया गया, ठीक है। फिर जो मिड डे मील प्रोग्राम उसे चलाया गया और फिर जो 11th 5 ईयर प्लान था, इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस दिया एजुकेशन के ऊपर और इसी दौरान काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस खुले ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। और फिर स्टेट्स के अंदर में जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में नवोदय विद्यालय का स्कूल खोला गया। एक समय था जब इंडिपेंडेंट के समय हमारा 0.64% ओनली बजट आता था एजुकेशन के लिए, जो कि इंक्रीज होके 2003-04 में 3.3% है। और अगर हम अभी का बात करें एट प्रेजेंट, ये जो मोदी गवर्नमेंट है इनके अंदर में और इंक्रीज हुआ, इस समय 4.6% है एजुकेशन का बजट। समझ रहे हो आप? तो यार अब सवाल ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट ने भी इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना फोकस दिया और फिर एजुकेशन का इतना इंपॉर्टेंस भी है, तो इंडिया में लिटरेसी रेट एग्जैक्टली है कितना? तो देखिए इंडिया में इंडिपेंडेंट के समय पे लिटरेसी रेट था 18%, बट अगर 2011 का जो सेंसस है वहाँ देखिए तो अभी इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है। और फिर अगर हम जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें लिटरेसी रेट को, तो फीमेल्स का लिटरेसी रेट कम है एज कम्पेयर टू मेल्स। मतलब हमारे देश के लड़कियां कम पढ़े लिखे हैं एज कम्पेयर टू लड़कों के मुकाबले, ठीक है। और अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज का भी हाल सेम है। मतलब हमारे गांव का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। और अगर हम स्टेट वाइज देखें कि हमारा लिटरेसी रेट कितना है, तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है हमारा वो केरला का है और सबसे कम है बिहार का। बट अब प्रेजेंट 2019-20 का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट वाला स्टेट है वो है त्रिपुरा। ये फैक्ट वाला चीज़ है, बट आपको NCERT पे ये चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप गूगल कर लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं क्या रोल है हेल्थ का इन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए एक कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका जो वर्किंग इफिशियंसी है, मतलब जो प्रोडक्टिवनेस है ना, वो कैसे मेजर किया जाता है? वो मेजर किया जाता है हेल्थ से, ठीक है।
और हेल्थ से जो मेजर किया जाता है उसके लिए हम दो इंडिकेटर्स लेता है। पहले है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब देखिए इंडिपेंडेंट से ही हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो इंक्रीज़ हुआ है। इंडिपेंडेंट के समय में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 37 ईयर्स, जो कि बढ़ के 62 हुआ इन 2001 और इस समय 70 से भी अबव है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी लगातार डिक्रीज हो रहा है। अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इम्प्रूव रहे। तो शुरुआत से ही गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में हॉस्पिटल और क्लिनिक्स खोला जाए, चाहे वो रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज पे हो। और फिर जितने भी विलेजेस है इंडिया में, वहां में फ्री हेल्थ चेकअप का कैंपेन चलाया गया, जिससे कि जितने भी गरीब लोग हैं जो कि कैपेबल नहीं है प्रॉपर अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए, उन्हें फ्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराया जाए। और फिर ऑल ओवर द कंट्री मेडिकल कॉलेजेस खोला जाए, जिससे कि जो कंट्री में जो डॉक्टर का शॉर्टेज है उसे कम किया जाए। और फिर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है हेल्थ केयर सर्विसेज में वो भी इंक्रीज करना चाहिए। अभी तो देखिए 1.28% है, बट मेरा मानना है कि ये काफी कम है। लगभग 2 से लेके 4% होना चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर, क्योंकि देखिए हमारा पॉपुलेशन भी तो देखना पड़ेगा कितना ज्यादा है, तो उसको देखते हुए हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी हेल्थ केयर के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, बट वो काफी कम है। अब इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक रह गया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। अब यार देखो, ये लोग आपको इंडिया में हर एक गली हर एक मोहल्ले में मिल जाएगा। एक एवरेज इंडियन जो होता है वो जन्म से लेके मरने तक अनएम्प्लॉयड ही रहता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब आपको मिलेगा जब मैं बताऊंगा आपको टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स के बारे में। अब इन इकोनॉमिक टर्म अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे लोग हैं जो विलिंग भी है एबल भी है वर्क करने के लिए, मतलब वो चाहते भी है और वो कर भी सकते हैं काम, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता है, तो हम तब कहते हैं उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो एज लिमिट भी बहुत जरूरी चीज़ होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम बूढ़े और बच्चों को भी अनएम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयड बेसिकली जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है, जो 15 से लेकर 60 ईयर्स के जो एज के लोग होते हैं वही होते हैं अनएम्प्लॉयड, जब उन्हें जॉब नहीं मिल रहा होता, ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को बांट सकते हैं रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पे। देखिए रूरल में आता है सीजनल एंड डिस्गाइज और अर्बन में आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब तीनों को समझ लेते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है बेसिकली, जो देखिए जो लोग कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं, मोस्टली जो लेबर क्लास के लोग होते हैं जो कि 3 से 6 महीने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं ना, तो उसे कहते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा सिचुएशन होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, जिस सिचुएशन में हमें 10 लेबर का ज़रूरत है बट हम उससे ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल जब कर रहे हैं तब हम उन्हें कहेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक काम के लिए हमें जितना लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग को हम लगा लेते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक्स्ट्रा लोग हैं उन्हें, ठीक है। और फिर जो तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी है जो कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि जन्म से लेके बूढ़े तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो वो इन्हीं कैटेगरी में आता है। यहाँ में क्या होता है, एक आदमी है जो पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, डिग्री है, सब है उसके पास, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। और क्या होता है कि कभी कभी उन्हें जॉब मिल भी जाता है बट वो जो करना चाहता है वो उन्हें नहीं मिल पाता है, तो इसके वजह से वो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयड ही है। और ये कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट है, उन्हें आप खुद से देख लेना। 5 पॉइंट मैंने दिया हुआ है, इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ में, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। अब भाई यही था डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा और मेरा मेहनत आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और अगर आप लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यार कर दो यार, ठीक है। दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतियापों से लौड़े लग गए। प्यार भी सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन, उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए।